हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मंदाकिनी एजुकेशन में। तो दोस्तों, मैं आया हूँ आपके साथ एक और नई वीडियो में। जैसे कि हम लोग उत्तराखंड के इतिहास के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने उत्तराखंड के इतिहास के साथ साथ थोड़ा इतिहास के कुछ बातों को देखा था। आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक कालखंड, इस बारे में देखा था। साथ ही हमने देखा था कुछ साहित्यिक ग्रंथों में, जैसे पुराणों में हो गया, बौद्ध साहित्यों में हो गया, यात्रा वृत्तांत में हो गया, उत्तराखंड को कुछ अलग अलग नामों से जाना गया है या अलग अलग नामों से उत्तराखंड का वर्णन मिला है। इसके साथ ही हम देखते हैं, आज एक छोटा सा नाम छूट गया था आपका, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में उत्तराखंड को दो भाग में बांटा गया है। एक भाग है आपका केदारखंड और दूसरा भाग है मानस खंड। जो केदारखंड और मानस खंड, ये जो दो नाम है, ये उत्तराखंड को अलग अलग भागों में बांटा गया है, केदारखंड में और मानस खंड के रूप में। जिसमें केदारखंड जो है, केदारखंड का वर्णन मिलता है मायापुरी से, यानी जो वर्तमान में है, जो मायापुरी है, वर्तमान में हम इसको किस नाम से जानते हैं? वर्तमान में हम इसको जानते हैं हरिद्वार के नाम से। यानी जो केदारखंड है, ये कहां से प्रारंभ होता है? मायापुरी से, और नंदा देवी पर्वत तक। जो केदारखंड है, ये मायापुरी से प्रारंभ होके नंदा देवी पर्वत तक चलता है। इसके बीच, यानी मायापुरी से और नंदा देवी के बीच का क्षेत्र आपका केदारखंड कहलाता है। अगर हम इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये आपका वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र है। ये क्या है? आपका वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र है। वहीं अगर हम मानस खंड की बात करें, तो मानस खंड आपका नंदा देवी पर्वत से स्टार्ट होकर नंदा देवी पर्वत से प्रारंभ होकर काली नदी तक का क्षेत्र, या फिर इसको एक और नाम से जाना गया है, काली नदी के अगल बगल का जो क्षेत्र था उसको कहा गया है काली, या फिर काला पर्वत या कालागिरी पर्वत। इसको अलग अलग नामों से पुकारा गया है। यानी जो मानस खंड है, अगर पूछा गया कि मानस खंड कहां से कहां तक विस्तृत था आपका, तो ये था आपका नंदा देवी पर्वत से लेके और कालागिरी पर्वत तक, या फिर कालागिरी पर्वत तक, या फिर कहें तो काली नदी तक का क्षेत्र। और इसको अगर आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, ये क्या है? आपका वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र है, वर्तमान कुमाऊं का क्षेत्र। तो आपसे बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को किस नाम से जाना गया? तो किस नाम से जाना गया? केदारखंड के नाम से जाना गया। ये पूछा जा सकता है कि स्कंद पुराण में कुमाऊं को किस नाम से जाना गया? तो वो जाना गया आपका मानस खंड के नाम से। इसके अलावा स्कंद पुराण में जो हिमालय है, हिमालय पर्वत को 5 भागों में बांटा गया है। अगर हम स्कंद पुराण की बात करें, तो स्कंद पुराण में जो हिमालय है, हिमालय को 5 भागों में बांटा गया है। स्कंद पुराण में हिमालय के कितने हैं? 5 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका जम्मू कश्मीर के क्षेत्र का हिमालय, उसको कहते हैं कश्मीर हिमालय। उसको क्या कहते हैं? जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के हिमालय को कश्मीर हिमालय कहते हैं। उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, यानी ये कहाँ फैला हो, इसका विस्तार कहाँ रहा होगा? जम्मू एंड कश्मीर में, इसके साथ ही लद्दाख वाले क्षेत्र में। और दूसरा, जब हम हिमाचल प्रदेश के लगभग एंट्री कर लें, हिमाचल प्रदेश में जो बात करें, तो वहां पे इसको कहा गया है जालंधर। यानी इस जम्मू कश्मीर में कहा गया कश्मीर हिमालय, हिमाचल प्रदेश में क्या कहा गया? जालंधर। इसके अलावा गढ़वाल क्षेत्र में केदारखंड या केदार हिमालय, और कुमाऊं क्षेत्र में कुमाऊं हिमालय। और इसके अलावा एक और है नेपाल हिमालय।
अगर हम लास्ट के दो की बात करें, कुमाऊं हिमालय और नेपाल हिमालय की, तो ये वर्णन या फिर ये नाम अभी भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो ये नाम अभी भी प्रचलित है। पूरे उत्तराखंड के क्षेत्र को वर्तमान में कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है और नेपाल में चलने वाली श्रृंखलाओं को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ये तो हमारा स्कंद पुराण का कुछ पार्ट छूट गया था, उसके बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद हम आज बात करते हैं देवकालीन या फिर जब पूरी सृष्टि पे देवताओं का शासन चलता था तो उस टाइम पे उत्तराखंड में कैसे कैसे चल रहा था, क्या व्यवस्थाएं थी, कैसे यहाँ पे प्रशासन चलता था, क्या राजकाज की व्यवस्थाएं थी। तो हम हेडिंग रखते हैं उत्तराखंड में देवकालीन शासन व्यवस्था। उत्तराखंड में देवकालीन शासन व्यवस्था। देखो ये वाला पोर्शन मुझे ऐसा लगा, ना मैं इसको प्रागैतिहासिक काल में रख पाया, ना आध्यात्मिक काल में रख पाया और ना ही ऐतिहासिक काल में रख पाया। तो इसलिए मैंने प्रागैतिहासिक काल को प्रारंभ करने से पहले जो देवकालीन शासन व्यवस्था वाला पोर्शन था इसको पहले खत्म कर रहा हूँ। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल। तो जो देवकालीन शासन व्यवस्था है, जैसे कि हम लोग जानते ही हैं, जो पूरी सृष्टि है, पूरी सृष्टि के जो रचनाकार थे वो थे आपके भगवान ब्रह्मा। जो भगवान ब्रह्मा थे उन्होंने पूरी सृष्टि को बनाया, उसको सृजित किया। इसके साथ ही जो भगवान ब्रह्मा थे उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था राजा दक्ष या फिर प्रजापति दक्ष भी कहते हैं। तो जो राजा दक्ष थे उन्हें पहले तो सर्वप्रथम आर्यों का, जो राजा दक्ष थे इन्हें आर्यों का पहला राजा भी माना जाता है। अब आर्य क्या है, अनार्य क्या है, ये आप लोग देखेंगे कहाँ, जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं। तो जब वैदिक एरा हम स्टार्ट करते हैं तो वैदिक एरा स्टार्ट करने से पहले हम एक शब्द यूज करते हैं आर्य और अनार्य। तो वहां देख लेंगे आर्य क्या है, अनार्य क्या है। या हम सिर्फ उसके बारे में बात करते चलते हैं। जो राजा दक्ष थे ये क्या थे, आपके ब्रह्मा के पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे और इन्हें माना जाता है आर्यों का पहला राजा या पहला शासक। तो जो राजा दक्ष थे उनके सर्वप्रथम उनकी राजधानी का उल्लेख मिलता है, वो मिलता है राजा दक्ष की राजधानी कहाँ थी, कनखल। राजधानी थी आपकी कनखल में। तो जो राजा दक्ष थे इनकी राजधानी थी आपकी कनखल में। इसके अलावा जो राजा दक्ष थे इनकी कुछ पुत्र हुए या पुत्रियां हुई। इनकी पुत्रियों में एक सबसे बड़ी पुत्री और दूसरी सबसे छोटी पुत्री। एक है सबसे बड़ी पुत्री और दूसरी है सबसे छोटी पुत्री। जो सबसे बड़ी पुत्री है उसका नाम है दिति। और जो सबसे छोटी पुत्री है उसका नाम है अदिति। तो जो राजा दक्ष थे, राजा दक्ष की कुछ पुत्रियां थी, उनमें जो सबसे बड़ी पुत्री था उसका नाम क्या था, दिति। और जो सबसे छोटी पुत्री थी उनका नाम था अदिति। जो सबसे बड़ी पुत्री थी दिति, इनके जो पुत्र हुए, दिति के जो पुत्र हुए वो बने असुर या फिर राक्षस या दैत्य, जो भी नाम कहना चाहो। इसके अलावा जो अदिति थे इसके जो पुत्र हुए ये बने देवता या फिर देव आदि नामों से इनको जाना जाता है। यानी हम कह सकते हैं राजा दक्ष जो थे इनकी राजधानी थी कनखल, उनकी पुत्रियां थी दिति और अदिति, और उनके जो पुत्र हुए वो क्या हुए, कोई दिति के हुए राक्षस और अदिति के हुए देव। तो यानी उत्तराखंड वो स्थान है जहां देव और दानव दोनों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। देव और दानव दोनों का निर्माण स्थल कहाँ है, उत्तराखंड का क्षेत्र है। इसके अलावा हम एक चीज देख लेते हैं, जो हम बात कर रहे हैं देवकालीन शासन व्यवस्था। जो देवकालीन समय था, जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे जो हमारे वर्ण व्यवस्था थी
वो क्या थी आपकी? वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित ना होकर जन्म आधारित नहीं थी, बल्कि कर्म आधारित थी। यानी जो जैसा कर्म करेगा वैसे ही देव और दानव उसमें गिना जाएगा। अगर अच्छा कर्म करेगा तो देव में गिना जाएगा और बुरा कर्म करेगा तो दानव में गिना जाएगा। यानी जो जाति व्यवस्था थी, देव और दानव के रूप में जो डिवीजन किया गया था, ये किसके आधार पर किया गया था? कार्यों के आधार पर किया गया था। ये तो हमने देखा कि कैसे कैसे प्रारंभ हुआ, लेकिन शासन के आधार पर उत्तराखंड को जो है 4 भागों में बांटा गया था। इसका शासन प्रशासन जो चलता था, हम शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो इसका शासन जो था 4 भागों में बांटा गया था। पहला भाग था कैलाश। पहला भाग था कैलाश। अब हम लोग जानते हैं जो कैलाश है ये आपका था वर्तमान गढ़वाल का क्षेत्र, लगभग जो केदार घाटी का क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहलाता था आपका कैलाश। और यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष जो होते थे, यानी राष्ट्र के जो अध्यक्ष होते थे, राष्ट्राध्यक्ष जो थे वो थे शिव। यहाँ के जो कैलाश का क्षेत्र था, यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष जो थे आपके शिव थे। और ये क्षेत्र आपका कैलाश पर्वत से केदारनाथ तक फैला हुआ था। यह क्षेत्र क्या था आपका? कैलाश पर्वत से केदारनाथ तक फैला हुआ था। अगर इसको बात करें तो जो हमने अभी स्कंद पुराण में नामों की बात की, क्या नाम कहा इसको? केदार खंड के नाम से जाना गया। उसके बाद जो दूसरा क्षेत्र था वो था अलकापुरी। दूसरा क्षेत्र था आपका अलकापुरी का क्षेत्र। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, जो अलकापुरी है ये वर्तमान माणा का क्षेत्र है। वर्तमान माणा या फिर वर्तमान चमोली का जो क्षेत्र है ये क्या था आपका? अलकापुरी था। और जो अलकापुरी थी ये थी कुबेर की राजधानी। कुबेर की राजधानी थी आपकी अलकापुरी। आपसे अभी मुझे याद नहीं है किस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, लेकिन आज से पहले ये किसी एग्जाम में पूछा गया है कि कुबेर की राजधानी कहाँ थी। तो कुबेर की राजधानी कहाँ थी आपकी? अगर अलकापुरी आता है तो अलकापुरी का क्षेत्र है, अगर माणा का नाम आता है तो माणा का क्षेत्र है, और अगर सिर्फ चमोली जोशीमठ का नाम आता है तो आप वहाँ टिक करके आएंगे। यानी जो माणा का एरिया है, चमोली बद्रीनाथ वाला जो क्षेत्र है, वो वाला क्षेत्र क्या था आपका? अलकापुरी के अंदर आता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कुबेर की राजधानी कहाँ अवस्थित थी, तो वहाँ आपका क्या आंसर हो जाएगा? या तो अलकापुरी होगा, या माणा का क्षेत्र आएगा, या फिर जोशीमठ चमोली का क्षेत्र आ जाएगा। इसके अलावा पुराणों में यह वर्णन मिलता है कि इस क्षेत्र में कुछ जनजातियां या कुछ जातियां निवास करती थी, जिनमें थे यक्ष। वो जातियां थी यक्ष, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, और चौथी जाति थी सिद्ध। यक्ष, गंधर्व और किन्नर और सिद्ध जो जातियां थी, ये क्या है आपके अलकापुरी के क्षेत्र में निवास करती थी। इसके अलावा तीसरा जो था देवपुरी। तीसरा क्षेत्र था आपका देवपुरी। जो देवपुरी का क्षेत्र था, यहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो थे इंद्र, देवराज इंद्र। इंद्र जो थे आपके देवपुरी क्षेत्र के अध्यक्ष हुआ करते थे। और यहाँ पे देवता, गंधर्व, किन्नर, यहाँ पे देवता, देवता, गंधर्व, किन्नर आदि जातियां जो थी निवास किया करती थी। और वर्तमान में देखें तो ये वर्तमान कुमाऊं का क्षेत्र आता है।
वर्तमान कुमाऊं का क्षेत्र आता है। इसके अलावा चौथा जो पार्टीशन था वो था हिम क्षेत्र। चौथा जो पार्टीशन था वो था हिम क्षेत्र। जो हिम क्षेत्र है, यहाँ का जो राजा हुआ करता था, यहाँ का जो शासक हुआ करता था वो था पर्वतराज हिमालय। और हिम क्षेत्र के अंतर्गत पूरा हिमालयी क्षेत्र जो है आपका जालंधर से लेके और नेपाल हिमालय, जो पूरा हिमालयी क्षेत्र था, ये वो क्षेत्र इसके अंदर आता था। और जो पर्वतराज हिमालय थे, इनकी पुत्री थी पार्वती। इनकी जो पुत्री थी वो थी पार्वती। और जो पार्वती है, इनका विवाह होता है आपके शिव से। तो आप देख सकते हैं जो देवकालीन शासन व्यवस्था थी, देवकालीन शासन व्यवस्था में उत्तराखंड को 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें हमने सबसे पहले कहा कैलाश का क्षेत्र, जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष थे शिव। और ये क्षेत्र जो था कैलाश पर्वत से लेके और केदारनाथ तक का क्षेत्र फैला हुआ था, और इसे स्कंद पुराण में कहा गया केदारखंड। इसके अलावा दूसरा हमने बात की अलकापुरी के बारे में। जो अलकापुरी है ये फैला हुआ था माणा वाले क्षेत्र में, और यह क्या थी, कुबेर की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पे 4 जातियां निवास करती थी, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और सिद्ध। इसके अलावा तीसरा क्षेत्र था देवपुरी, जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हुआ करते थे इंद्र। देवता, गंधर्व और किन्नर जातियां यहाँ पे निवास किया करती थी। उसके अलावा चौथा क्षेत्र था हिमालय क्षेत्र, जहाँ के शासक हुआ करते थे पर्वतराज हिमालय, जिनकी एक पुत्री थी पार्वती। और पार्वती का विवाह होता है आपके कैलाश के राष्ट्राध्यक्ष शिव के साथ। अब आप ये देख लीजिए, इससे एक बार पूछा गया कुबेर की राजधानी कहाँ है, ये क्षेत्र पूछा गया। और इसके साथ ही अभी हाल ही में एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड की पुरा जातियों में से नहीं है, जिसमें यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि जातियों का नाम था। और उसमें एक और ऑप्शन खस जाति का भी था, तो जिसमें खस जाति उत्तर था कि खस जाति क्या है, पुरा जातियों में से नहीं आती है। यानी हम इसको याद रखते चलेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी जातियां निवास करती हैं। इसके बाद अब हम उत्तराखंड के सिस्टमेटिक हिस्ट्री पे आते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक इतिहास। प्रागैतिहासिक काल। अगर हम प्रागैतिहासिक कालखंड के बारे में बात करें, तो जैसे कि हमने कल बात की थी प्रागैतिहासिक कालखंड के बारे में कि क्या होता है प्रागैतिहासिक कालखंड में, हमें लिखित साक्ष्य, हमें साहित्यिक साक्ष्य, नहीं प्राप्त होते हैं, साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। इसके अलावा हमें क्या प्राप्त होते हैं, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हमें लिखित साक्ष्य या साहित्यिक साक्ष्य तो प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें क्या होता है, पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसमें हमें उत्तराखंड में कुछ गुफाएं, कुछ क्षेत्र, कुछ बर्तन भांडे प्राप्त हुए हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करने से पहले हम जिला वाइज इसको शुरू करते हैं, क्योंकि आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्षेत्र का नाम दे दिया जाएगा और ये क्वेश्चन आएगा कि ये क्षेत्र कहाँ, किस जिले में अवस्थित है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अल्मोड़ा जिले के बारे में। अल्मोड़ा जिला। तो हम प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्यों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं अल्मोड़ा जिले से प्राप्त हुए प्रागैतिहासिक साक्ष्य, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं लाखू उडियार के बारे में। लाखू उडियार, जो उडियार है, गढ़वाली भाषा में उडियार जो शब्द है ये प्रयोग किया जाता है गुफा के लिए। यानी जो लाखू उडियार है ये क्या है, एक गुफा है जिसका नाम क्या है, लाखू उडियार नाम है। स्थानीय भाषा में लोग इसको लाखू उडियार नाम से जानते हैं। जो लाखू उडियार है, सर्वप्रथम इसकी खोज MP जोशी ने 1963 में की थी। 1963 में MP जोशी ने खोज की थी।
एमपी जोशी ने इसको 1963 में सर्वप्रथम खोजा था, लेकिन उन्होंने इसको सार्वजनिक नहीं किया, बल्कि इसको सार्वजनिक करने का श्रेय किसे जाता है? यह जाता है 1968 में यशवंत सिंह कटोच को। 1968 में यशवंत सिंह कटोच को इसे क्या करने का श्रेय जाता है? सार्वजनिक करने का श्रेय जाता है। यानी अगर पूछा जाए लाकू, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा लाकू उड्डयन की खोज किसने की, तो ये की आपकी एमपी जोशी ने, और इसको सार्वजनिक किसने किया? ये किया आपका किसने? यशवंत सिंह कटोच ने। जो लाकू उड्डयन है ये कहाँ है आपका? ये है आपका अल्मोड़ा जिले में। जैसे हमने पहले ही बात की थी कि हम जिले वाइज शुरू करते हैं, तो जिसमें हमने सबसे पहले अल्मोड़ा जिले को लिया है। तो जो लाकू उड्डयन है ये आपका अल्मोड़ा जिले में है। और अगर स्पेसिफिक जगह का नाम पूछा जाए तो ये है आपका बाड़े छीना। बाड़े छीना, और इससे जो बाड़े छीना क्षेत्र है ये कहाँ है आपका? दल बैंड पर अवस्थित है। बाड़े छीना दल बैंड जो है इस क्षेत्र में क्या आपका लाकू उड्डयन अवस्थित है। इसके साथ ही यह सुयाल नदी के तट पर अवस्थित है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि लाकू उड्डयन कौन सी नदी के तट पे अवस्थित है, तो ये आपके सुयाल नदी के तट पे। और ये बाड़े छीना या दल बैंड वाला क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि लाकू उड्डयन कहाँ अवस्थित है, तो ये बाड़े छीना दल बैंड में अवस्थित है या दल बैंड पर अवस्थित है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में जो लाकू उड्डयन का जो क्षेत्र है इसका जो आकार है, एक सेकंड, जो लाकू उड्डयन है आपका, इसका जो आकार है, जो गुफा है, गुफा अंदर से कैसी बनी हुई है, तो ये बनी है नागफनी के आकार की। जो लाकू उड्डयन की गुफा है इसका शेप कैसा है, इसका आकार कैसा है, तो यह है आपके नागफनी के आकार की। इसके अलावा इसमें किन किन रंगों का प्रयोग किया गया चित्रकारी के लिए, जैसे हमने बात की अभी प्रागैतिहासिक काल में हम सिर्फ जो है वहां से मिले हुए साक्ष्यों के बारे में बात करते हैं। इससे हम कुछ एग्जैक्ट निष्कर्ष तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इतिहासकार जो है इससे जुड़े हुए कुछ निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। तो जो लाकू उड्डयन है ये एक गुफा थी जहाँ पे हो सकता है कि उस समय के लोग रहने के लिए प्रयोग करते हों या किसी और काम के लिए प्रयोग करते हैं, ये हम नहीं जानते। लेकिन जो लाकू उड्डयन है इसके अंदर हमें क्या है, दीवार पे कुछ चित्र मिले हैं। तो वो जो चित्र हैं वो किस किस रंग में बने हुए थे, तो वो थे आपका गुलाबी, सफ़ेद और सिंदूरी कलर का। कौन कौन से रंग यहाँ पे मिले हैं? गुलाबी, सफेद व सिंदूरी रंग। यानी यहाँ पे जो चित्रकारी की गई थी ये गुलाबी, सफेद और सिंदूरी रंग में की गई थी। इसके अलावा यहाँ पे सामूहिक नृत्य करते हुए चित्रों में लोगों को दर्शाया गया है। यहाँ पे क्या किया गया है? लोगों को सामूहिक नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामूहिक नृत्य करते हुए जो चित्रकारी है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई, तो सामूहिक नृत्य करते हुए चित्रकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई? लाकू उड्डयन से प्राप्त हुई। इसके अलावा यहाँ पे अलंकारिक आलेखन किया गया है। अलंकारिक आलेखन किया गया है। अगर हम अलंकारिक आलेखन की बात करें, क्या होता है, जैसे आपने बचपन में स्कूल टाइम पे जब आपसे ड्राइंग बनाने के लिए दी जाती थी, ड्राइंग करने के लिए दिया जाता था, तो हम लोगों ने मैक्सिममली एक ही ड्राइंग सबने बनाई होती है, जिसे कहते हैं साड़ी का किनारा।
तो जिस तरह से हम साड़ी के किनारे को अलग अलग रंगों से अलग अलग डिजाइन में बना के दिखाते थे, तो उस जो प्रक्रिया है, उस जो प्रोसेस है, जिस प्रकार से हम उसको दिखाते थे, उसको क्या कहते हैं, आपका अलंकारिक आलेखन कहते हैं। तो जो लाखों उडियार गुफा है वहां पे क्या किया गया है, अलंकारिक आलेखन किया गया है। इसके अलावा जो लाखों उडियार है, लाखों उडियार की जो तुलना है ये की जाती है भीमबेटका से। भीमबेटका की गुफाओं से इसकी तुलना की जाती है। लाखों उडियार की तुलना किससे की जाती है, भीमबेटका की गुफाओं से की जाती है। हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि लाखों उडियार की तुलना किससे की जाती है। आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाए, उत्तराखंड में भीमबेटका की गुफा किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लाखों उडियार है। जिस प्रकार उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक इतिहास में हमारे लिए प्रागैतिहासिक इतिहास को समझने में जो लाखों उडियार की जो भूमिका रही है, उसी प्रकार यह इसलिए इसको भीमबेटका से तुलना कर रहे हैं। यही भूमिका जो है हमारे भारतीय इतिहास में भीमबेटका की गुफाओं ने ली है। भीमबेटका की गुफाएं भारतीय इतिहास को समझने में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल की जानकारी प्राप्त करने में लाखों उडियार निभाता है। तो इसलिए इसकी तुलना क्या की गई है, भीमबेटका से की गई है। इसके बाद लाखों उडियार के बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अभी हम अल्मोड़ा जिले के बारे में ही बात कर रहे हैं। अल्मोड़ा जिले से है नेक्स्ट जिले में तब जाएंगे, पहले हम अभी अल्मोड़ा जिले में ही मिले हुए सभी साक्ष्यों के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो मिला है फड़का नौली। फड़का नौली, जो फड़का नौली है इसकी खोज 1985 में यशोधर मठपाल ने की। जो फड़का नौली की गुफा है या फड़का नौली का जो शैलाश्रय है, इसकी खोज किसने की है, 1985 में यशोधर मठपाल में की है। जो फड़का नौली है, यहां से हमें 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। फड़का नौली से हमें 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। अब देखो शैलाश्रय का क्या मतलब होता है। शैलाश्रय को हम एक हिसाब से गुफा मान सकते हैं जहां क्या किया जा सकता है। देखो एक तो शैलाश्रय, शैल का मतलब हो गया आपका पत्थर से लिया गया है, और आश्रय का अर्थ होता है विराम करना या रुकना, यानी वो क्षेत्र जहां पे प्रागैतिहासिक काल के लोग आवास के लिए प्रयोग करते होंगे, और वो क्षेत्र क्या है आपका पत्थर से बना हुआ है, तो यानी गुफा बनी हुई है। तो हमें जो फड़का नौली है इस क्षेत्र से 3 गुफाएं एक साथ प्राप्त हुई हैं, तो इसलिए इसको कहा गया यहां से हमें 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो फड़का नौली है ये क्षेत्र, इसकी जो छत है नागराज के फन के आकार का छत, यहाँ का जो छत था ये क्या था, नागराज के फन के आकार का था। यदि नागराज का फन कैसा होता है, ये नागराज है अगर इस टाइप से उसका फन होता है ना ऐसे, तो हमें क्या है नागराज के फन के आकार का इस टाइप का उसकी जो फड़का नौली है उसकी छत प्राप्त हुई है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास मिलता है उसके बारे में हम बात करें तो वह है आपका पेटशाल। फड़का नौली के बाद तीसरा हमारे पास जो अल्मोड़ा से प्राप्त होता है वह है पेटशाल। जो पेटशाल है इसकी खोज 1989 में यशोधर मठपाल ने की। 1989 में यशोधर मठपाल, इसकी खोज कब किसने की, 1989 में यशोधर मठपाल ने की। लेकिन जो ये गुफा है, इस गुफा से क्या है कि हमें कुछ साक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाए हैं। इसकी क्या वजह थी, इसकी वजह थी स्थानीय लोगों ने पठाल या फिर कहीं कहीं कहते हैं पटाल के लिए क्या कर दिया, इस गुफा को
क्षतिग्रस्त कर दिया। अब देखो पठाल क्या होता है। जब आप गांव में पुराने जमाने के जो पहले बने हुए मकान को देखोगे तो उसमें आपकी जो मकान बनती है वो एक तो पूरी तरह से पत्थर से बनी होती है, जैसे हम लोग अभी ईंट से मकान बना रहे हैं। तो पहले ज़माने में जो मकान होती थी वो पूरी तरह से पत्थर से बनती थी, और पत्थरों के बड़े बड़े जो आकार के जो पत्थर होते थे जिनका यूज़ आप देखोगे छत में किया जाता है। छत बनाने के लिए जो बड़े बड़े आकार का पत्थर का यूज़ किया जाता है, चौक में डालने के लिए जो बड़े बड़े आकार के पत्थरों का यूज़ किया जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? पठाल या पटाल कहते हैं। इसके बाद पेड़ साल के बाद है फल सीमा। पेड़ साल के बाद नेक्स्ट जो आपके पास है फल सीमा। जो फल सीमा है इसकी खोज भी 1998 में यशोधर मठपाल ने की। यशोधर मठपाल ने की। जो पेड़ साल है 1998 में यशोधर मठपाल ने इसकी खोज की, और इसके साथ ही यहाँ पे एक योग करती मुद्रा में हमें एक चित्रकारी मिली है। फल सीमा की क्या विशेषता है? यहाँ पर योग करती मुद्रा में चित्रकारी प्राप्त हुई, या फिर इसको कहा जाता है भित्ति चित्र। यहाँ पे योग करती मुद्रा में भित्ति चित्र प्राप्त हुआ। अब देखो, मैं पहले चित्रकारी इसलिए बोल रहा था, भित्ति चित्र इसलिए नहीं बोल रहा था। आप लोगों को अभी भित्ति चित्र समझ में नहीं आएगा। देखो, जो चित्रकारी होती है, चित्रकारी दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं भित्ति चित्र और दूसरी होती है ऐपण। ऐपण जो दीवारों पे की जाती है, यानी अगर ये खड़ी दीवार है, इस पे जो चित्रकारी की जाएगी, इस चित्रकारी को क्या कहते हैं? भित्ति चित्र। यानी खड़ी दीवारों पर चित्रकारी, जो खड़ी दीवार है उस पर जो चित्रकारी की जाती है उसको कहते हैं भित्ति चित्र। और जो ऐपण होता है, जो धरातल होती है, धरातल पर जो चित्रकारी की जाती है उसको क्या कहते हैं? आपका ऐपण कहते हैं। ऐपण का अगर आप देखें, जैसे आप लोग या हम लोग होली के टाइम पे रंगोली बनाते हैं या किसी भी फंक्शन के लिए हम रंगोली को तैयार करते हैं, तो रंगोली किस प्रकार की चित्रकारी आपकी? ऐपण के अंदर आती है। तो जो फल सीमा है, पहले तो 1998 में यशोधर मठपाल ने इसकी खोज की है। इसके अलावा यहाँ पे योग करती मुद्रा में हमें एक है भित्ति चित्रकारी प्राप्त होती है। फल सीमा के बाद हम बात करते हैं द्वेथाप। द्वेथाप, देखो, द्वे का मतलब होता है लाल। लाल रंग को रक्त से जोड़ते हुए इसको नाम दिया गया द्वे। और थाप का मतलब भी, जब हम भित्ति चित्र अभी बात कर रहे थे, थाप का मतलब भी होता है दीवार पर की जाने वाली चित्रकारी। तो यहाँ पे जो द्वेथाप शब्द है, पहले तो 1998 में ही इसकी खोज यशोधर मठपाल ने की। 1998 यशोधर मठपाल। इसके अलावा लाल रंग के प्रयोग के कारण, लाल रंग प्रयोग के कारण इसे क्या कहा गया? द्वेथाप नाम दिया गया है। जो थाप है वो क्या है? दीवार पे की जाने वाली चित्रकारी, और लाल रंग यहाँ पे प्रयुक्त किया गया चित्रकारी के लिए, तो इसलिए इस गुफा का नाम क्या दिया गया? आपका द्वेथाप दिया गया है। इसके अलावा अल्मोड़ा से हमें एक और साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उसे कहते हैं कसार देवी। द्वेथाप के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है कसार देवी है। जो कसार देवी है
कसार देवी में जो चित्रकारी हमें प्राप्त हुई है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे 14 लोगों को नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। जो कसार देवी है आपका, ये कहाँ पे स्थित है? पहले तो अगर ये पूछा जाए कसार देवी कहाँ स्थित है, तो अल्मोड़ा में। और अल्मोड़ा में कहाँ? कश्यप पर्वत पर। जो कश्यप पर्वत पर स्थित कसार देवी मंदिर है, कसार देवी है, यहाँ पे हमें 14 लोगों को नृत्य करते हुए दर्शाया गया चित्र मिलता है। जो अल्मोड़ा जनपद है, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण हमें प्रागैतिहासिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये थे इतने ही, जिसमें हमने लाखू उटिया, फड़का नौली, पेट साहब, फल सीमा, लोथाब और कसार देवी की बात की। इसके बाद हम अन्य डिस्ट्रिक्ट में, अन्य जिलों में जो प्रागैतिहासिक साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।